तो स्वागत है आप लोगों का। तो हम लोगों ने समाजीकरण और संस्कृतिकरण, ये यानी संस्कृति और समाजीकरण का चैप्टर स्टार्ट किया था, जो एनसीईआरटी 11th का अध्याय नंबर 4 है। और आप लोगों ने अध्याय नंबर 3 तक अच्छे से नोट्स भी बनाया होगा, बनाना भी है। तो इससे पहले हमने संस्कृति किसे कहते हैं, संस्कृति की विशेषताएं पे चर्चा किया। इसके बाद संस्कृति के आयाम पे चर्चा किया। आज हम चर्चा करेंगे संस्कृति के प्रकार। यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि संस्कृति के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले आप लोग पूरी तरीके से एक बार अच्छे से वीडियो को सुनेंगे, तब जा कर के आप लोग नोट्स बनाइएगा। ठीक है, आप लोग क्या करते हैं, सुनते सुनते नोट्स बनाते हैं तो उससे चीज़ें याद नहीं रहती है। तो संस्कृति के प्रकार बात करें, सर्वप्रथम 1922 में समाजशास्त्री है ऑगबर्न। ऑगबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में, किसमें, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में संस्कृति के दो भाग बताए हैं। ठीक है, एक भाग बताया उन्होंने भौतिक संस्कृति और एक भाग बताया उन्होंने अभौतिक संस्कृति। बात करें भौतिक संस्कृति के बारे में, यानी भौतिक संस्कृति से आप क्या समझते हैं। इससे पहले मैंने भौतिक पक्ष पे भी चर्चा किया था संस्कृति के आयाम में, यानी जो चीज़ दिखती है आप लोगों को समाज में, वह कहलाता है भौतिक संस्कृति। यानी जो मूर्त पक्ष होता है, जैसे मैं, आप दिख रहे हो ना, ये विजुअली देख रहे हो, आपके सामने जो चीज़ें दिख रही है वो भौतिक संस्कृति के पक्ष है। ठीक, जिसे यानी देखा जा सकता है वह कहलाता है आपका भौतिक संस्कृति। ठीक, जैसे इसे आप सभ्यता भी कह सकते हैं। जैसे आपने सिंधु सभ्यता पढ़ा होगा, तो सिंधु सभ्यता के अवशेष खोजे गए बाद में, चाहे मकान के अवशेष हो नगर के, चाहे स्नानागार हो, चाहे हल के साक्ष्य हो, बैल के साक्ष्य हो, मुहरे हो, ये खोजे गए थे सिंधु सभ्यता में। और फिर जैसे कुछ उदाहरण यहाँ पे, जैसे मकान है, मंदिर है, कलात्मक इमारत, ये भौतिक संस्कृति के क्या है, उदाहरण है। तो भौतिक संस्कृति से आप लोग समझ गए होंगे कि भौतिक संस्कृति किसे कहते हैं। और संस्कृति को सबसे पहले दो भागों में किसने बांटा, ऑगबर्न ने 1922 में। ठीक है, ऐसे ही अब आप अभौतिक संस्कृति से क्या समझते हैं। देखो, अभौतिक संस्कृति ऐसी संस्कृति जो दिखाई नहीं देती हो, यानी संस्कृति का एक ऐसा पक्ष अमूर्त पक्ष, अमूर्त जो दिखाई नहीं देता है, बात करें यहाँ पे, उसे अभौतिक संस्कृति नाम दिया गया है। जैसे रीति रिवाज है, तो क्योंकि रीति रिवाज तो दिखते नहीं हैं, हम कहते हैं कि इनके रीति रिवाज में तो ये ऐसा चलता है वैसा चलता है। और बात करें भाषा, भाषा भी दिखाई नहीं देती है, ये भी संस्कृति का भाग तो है ना। वहीं परंपराएं, तो बात करें हम, अधिकांश शब्दों में तो संस्कृति का जो व्याख्या करते हैं वो अभौतिक संस्कृति के माध्यम से ही करते हैं, और हम इसी अर्थ में संस्कृति को लेते हैं। तो भौतिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। अब कुछ दिनों में मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, वहाँ पे आप लोग चीज़ें कनेक्ट कर ले जाएंगे। अब आप एक चीज़ समझिए, सांस्कृतिक पिछड़ापन से आप क्या समझते हैं। देखिए, जब भौतिक संस्कृति की तुलना में ना
अभौतिक संस्कृति के तत्व आगे निकल जाते हैं। जो भौतिक संस्कृति आप ऊपर पढ़े हैं मेरे साथ, जब क्या होता है कि भौतिक संस्कृति की तुलना में जब हमारा अभौतिक संस्कृति क्या हो जाता है, आगे निकल जाता है, उसे ही कहा जाता है सांस्कृतिक पिछड़ापन। जैसे आधुनिक मकानों के आगे जैसे कोई मकान बनाता हो आज के समय में, तो उस मकान में कुछ ऐसी प्राचीन परंपराएं स्थापित कर देते हैं, जैसे कोई चिन्ह प्रयोग कर देता है, ठीक, या पुरानी रीति रिवाज के अनुसार किसी चीज का प्रयोग करना या उन्हें अंकित करना, ये सांस्कृतिक पिछड़ापन है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं सांस्कृतिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी परिवर्तन मतलब संस्कृति में परिवर्तन होना। संस्कृति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन ही क्या कहलाता है, सांस्कृतिक परिवर्तन कहलाता है बच्चों। किसी भी प्रकार का परिवर्तन संस्कृति में, अब ये परिवर्तन जरूरी नहीं है कि आंतरिक तरीके से भी हो, बाह्य तरीके से भी यह परिवर्तन देखने को मिल सकता है संस्कृति में। संस्कृति या सांस्कृतिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? संस्कृति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे रीति रिवाज, भाषा, मकान हकान, जो भी चीजें समाज में है, जो संस्कृति समाज में है, उसमें परिवर्तन ही सांस्कृतिक परिवर्तन कहलाता है। और याद रखिए, ये परिवर्तन आंतरिक भी हो सकता है और ये परिवर्तन बाह्य कारक के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब आइए, नया इसी अध्याय का नया टॉपिक है सामाजिकीकरण। देखो, सामाजिकीकरण में इनसे होता है, सबसे पहले करण का मतलब समझिए। जो यहाँ पे आप लोगों का करण है ना, इसका मतलब समझिए आप लोग। पहले तो समाज धन करण है ना, तो सामाजिकीकरण यानी समाज का क्या होना, एक प्रक्रिया से गुजरना। करण में इनसे होता है प्रक्रिया से, कोई ऐसी प्रक्रिया से गुजरना। अब देखो इसमें क्या होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे किसी भी चीज का नॉलेज नहीं होता है। धीरे धीरे वो समाज में रहता है, समाज की चीजों को वो समझता है, समाज की चीजों को वो अडॉप्ट करता है, कि भाषा हो, रीति रिवाज हो, चाहे जो भी परंपराएं, वो सीखता है। यही तो समाजीकरण है। जन्म के समय बच्चा समाज या सामाजिक व्यवहार के बारे में उसे कुछ पता नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़े होते जाता है यानी बड़ा होते जाता है, तो उसे चीजें समझ में आ जाती है। जब वो बड़ा हो जाता है समाज में, तो वो केवल भौतिक संसार के बारे में ही नहीं सीखता है। वो समाज में अच्छे बुरे हो, क्या सही है क्या गलत है, वो धीरे धीरे इन चीजों को क्या करने लग जाता है, समझने लगता है। वही तो समाजीकरण है। वही क्या है, समाजीकरण है। याद रखिएगा आप। ठीक है, अब समाजीकरण की कुछ परिभाषाएं हैं जो आप लोगों को याद रखना है, महत्वपूर्ण होगा। न्यू मेयर का एक परिभाषा है, आप लोग याद रखिएगा। न्यू मेयर का, न्यू मेयर क्या कहते हैं? न्यू मेयर कहते हैं कि जो बच्चा है, बच्चा जन्म के समय एक जैविक प्राणी होता है। बच्चा जन्म के समय कैसा प्राणी है? तो बच्चा जन्म के समय एक जैविक प्राणी है। धीरे धीरे वह समाज में आगे बढ़ता है तो वो सामाजिक प्राणी बन जाता है। इसी को न्यू मेयर ने सामाजिकीकरण कहा। तो ये महत्वपूर्ण है
किसने बच्चे को एक जैविक प्राणी बोला है? या फिर इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है कि न्यूमेयर ने सामाजिकीकरण की परिभाषा किस आधार पर दिया है? तो उन्होंने क्या बोला है कि बच्चा प्रारंभ में एक जैविक प्राणी होता है और फिर बाद में वो क्या बन जाता है? सामाजिक प्राणी बन जाता है। जब वो सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित हो जाता है, इसी को सामाजिकीकरण बोला है न्यूमेयर ने। ठीक है, याद हो गया? तो आगे बढ़ते हैं। पार्सन्स की एक परिभाषा है और आप लोग महत्वपूर्ण लगा लीजिएगा इसे। पार्सन क्या बोलते हैं? व्यक्ति द्वारा सामाजिक मूल्यों को सीखने और उन्हें आंतरिकृत करने को ही सामाजिकीकरण कहते हैं। पार्सन कहते हैं कि जो व्यक्ति ने समाज में रह करके सीखा है, पार्सन क्या कहते हैं कि व्यक्ति ने समाज में रह करके जो चीज सीखा है और उनका जब वह ग्रहण करता है, वही सामाजिकीकरण बोला है पार्सन ने। ठीक हो गया? अच्छा, नीचे देखिए, पार्सन्स के नीचे गिलिन। गिलिन क्या कहते हैं? ये गिलिन इंपॉर्टेंट नहीं है, पार्सन्स और न्यूमेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। गिलिन कहते हैं कि इससे शिशु समाज का क्रियाशील सदस्य बनता है। यानी सामाजिकीकरण से शिशु समाज का कैसा सदस्य बनता है? क्रियाशील सदस्य बनता है, यानी काम करने वाला सदस्य बनता है। ठीक हो गया? सामाजिकीकरण कैसी प्रक्रिया है बच्चों? सामाजिकीकरण एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, इसे याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, आपने अगर एनसीईआरटी कभी पढ़ोगे तो आपने मिदनापुर की कहानी सुनी होगी। मेरे साथ इसे सुनिए, ये सवाल पूछा भी जा चुका है क्योंकि एनसीईआरटी में है। आपने मिदनापुर के भेड़िए के बच्चे की कहानी सुनी होगी। बात करें 1920 में बंगाल में भेड़िए की गुफा में 2 वर्ष की 2 बच्चियां अमला और कमला पाई गई थी। वे पशुओं की तरह चारों पैर पर चलती थी और साथ में कच्चा मांस खाना पसंद करते थे। भेड़िए की तरह चिल्लाती थी तथा कोई भी भाषा नहीं जानते थे। धीरे धीरे समाज में रह करके वो मनुष्य की भाषा समझने लग गई। तो अमला और कमला, मिदनापुर के भेड़िए के बच्चे की कहानी, ऐसा सवाल पूछा जाता है कि यह किस राज्य की कहानी है और किस गुफा की कहानी है। तो 1920 में बंगाल में भेड़िए की गुफा में 2 वर्ष की 2 बच्चियां ने क्या ली थी? जन्म लिया था, अमला और कमला। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। सामाजिकीकरण के अभिकरण, यानी सामाजिकीकरण के अभिकरण का मतलब है सामाजिकीकरण के साधन। अभिकरण मीन्स होता है साधन। कौन कौन सी संस्थाएं हैं या कौन कौन से वो आयाम हैं जो सामाजिकीकरण के साधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं या सामाजिकीकरण के उसमें उपयोग में आते हैं, जो सामाजिकीकरण को आगे बढ़ाते हैं। तो बात करें बच्चे का सामाजिकीकरण अनेक अभिकरणों मतलब साधनों तथा संस्थाओं द्वारा किया जाता है, जिनमें परिवार है, पड़ोस है मतलब आस पड़ोस है, स्कूल है, समूह है, सामाजिक वर्ग है, क्षेत्र है, धर्म है। इन चीज़ों का सामाजिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका होता है।
सबसे पहले परिवार की भूमिका देखते हैं समाजीकरण में। तो आपको पता है कि बच्चे की प्रथम पाठशाला भी परिवार ही होती है। तो बच्चा परिवार में जब रहता है तो काफ़ी चीज़ें सीखता है। तो समाजीकरण के सबसे महत्वपूर्ण अंग की बात करें तो परिवार है। तो सवाल पूछा जाएगा कि समाजीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किस संस्था का होता है? तो आप करेंगे परिवार। जन्म के बाद शिशु का पालन पोषण और कहीं नहीं, घर में होता है। और उसकी पहचान भी, एक व्यक्ति, एक मनुष्य की पहचान उसके परिवार से होता है। समाज में आप लोगों को पता होगा, आप किस परिवार से आते हैं आपका समाज यही पूछता है पहले। अब वर्तमान समय में परिवार के साथ साथ अन्य संस्थाएं भी महत्वपूर्ण है समाजीकरण में। पहले समाज उतना जागरूक नहीं हुआ करता था, लेकिन आज बहुत जागरूक है। दूसरी जो संस्था है पड़ोस, आस पड़ोस। परिवार के बाद बच्चा जब कहीं और जाता है या कहीं कुछ भी चीज़ सीखता है तो वो आपके आस पड़ोस से ही सीखता है। तभी तो आप कहते हो कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, उल्टी सीधी बातें सीख करके वो आता है। ठीक है। इसके बाद मित्र समूह। जब बच्चा एक समान आयु वर्ग वालों के साथ खेलता है तो वो मित्र समूह है। और एक समय के बाद क्या होता है ना कि बच्चा अधिकतर समय आप लोगों के साथ व्यतीत न कर करके अपने मित्र मंडली में व्यतीत करता है। जैसे सुबह स्कूल जाना, स्कूल में अपने साथियों से खूब मस्ती करके घर वापस आना, पढ़ाई उन्हीं के साथ करता है स्कूल में। फिर घर आकर ही फिर शाम को खेलना। तो परिवार से ज़्यादा समय उसका कहाँ व्यतीत होने लगता है? मित्र मंडली में। फिर धीरे धीरे किशोरावस्था आ जाता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा समाजीकरण का प्रभाव पड़ता है किशोरावस्था में। और आपने पढ़ा भी होगा सीडीपी में कि किशोरावस्था को कहीं ना कहीं एक तूफान का काल भी बोला गया है और क्रांतिकारी काल भी बोला जाता है। तो मित्र समूह को समझ गए होंगे। अब विद्यालय। तो विद्यालय जो है समाजीकरण का एक औपचारिक साधन है। ये सवाल पूछा गया बच्चों कि विद्यालय समाजीकरण का कैसा साधन है? आप कहेंगे औपचारिक साधन है। बाकी जैसे परिवार है, आस पड़ोस है, मित्र है, ये अनौपचारिक साधन है। ठीक है। क्योंकि इसमें औपचारिक शिक्षा के साथ साथ सामाजिकरण भी सिखाया जाता है। जैसे एक बच्चे को अपने माता पिता, अपने से बड़ों से कैसे व्यवहार करना है, आदर सत्कार भी सिखाया जाता है स्कूल में। इसके बाद जन संचार के माध्यम। अब बात करें वर्तमान समय में जन संचार के साधनों का समाजीकरण में बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों, बहुत बड़ा। आज आपने देखा होगा कि एकाकी परिवार में बच्चे अपना जो अधिकतर समय है वो इंटरनेट की दुनिया में ही बिता रहा है, यानी मोबाइल में दिन भर। ठीक। इसका कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो लाभ भी है तो एक तरीके से हानि भी है। ये हमें तय करना है कि हम फोन का कितना यूज करें। सामाजिकरण व व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जो अगला टॉपिक है, सामाजिकरण व व्यक्तिगत स्वतंत्रता। यानी इस समाजीकरण के कारण कुछ व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का ह्रास भी हुआ है। ऐसा महसूस होता है कि समाजीकरण व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है। वो किस तरीके से करता है भी बताऊंगा मैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। समाजीकरण के अलग अलग अभिकरण यानी व्यक्ति के सामने व्यक्तित्व विकास के मौके प्रस्तुत करते हैं।
अब यहाँ पे समाजीकरण व व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस तरीके से एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं उसको समझने की थोड़ा सा चेष्टा करना। देखो, कई बार समाज में अगर आप किसी को खुली छूट देते हैं, जैसे अपने बच्चों को ही खुली छूट देते हैं अगर आप, ठीक है, समाज में, तो इसके गलत परिणाम भी देखने को मिलते हैं। क्योंकि जो ये समाज में कुछ भेड़िए घूम रहे हैं ना, ये हमारे बच्चियों को छोड़ने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या है कि एक सुरक्षा या अन्य कारणों से समाजीकरण का लिंगकरण भी होता है। जैसे आप समाज में रहते हैं, आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता आपने दे दी अपने बच्चों को, तो यहाँ पे थोड़ा सा ना सुरक्षा का भी बहुत बड़ा फैक्ट है। दूसरी चीज कि समाज में कई बार व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जाता है। जैसे आप लड़की हो, ऐसा नहीं पहन सकते हो, आप यहाँ नहीं जा सकते हो, आप इतने बजे से पहले घर आपको आना है, ठीक है। मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रतिबंधित भी करता है समाजीकरण। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक हिसाब से आज समाज बहुत बिगड़ चुका है, तो इसलिए भी प्रतिबंधित होना बहुत ज़रूरी है, मैं ये समझता हूँ। तो समाजीकरण व व्यक्तिगत स्वतंत्रता आप समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे क्यों प्रतिबंधित किया जाता है समाज के द्वारा हमारे व्यक्तिगत जो कार्य होते हैं, जैसे कहीं घूमना फिरना पहनना, इन चीज़ों का, ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये। समाजीकरण से संबंधित अवधारणाएं कुछ महत्वपूर्ण है। वयस्क समाजीकरण से आप क्या समझते हैं? वयस्क समाजीकरण से होता है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो वही वयस्क समाजीकरण है। नकारात्मक समाजीकरण, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिए। नकारात्मक समाजीकरण से आप क्या समझते हैं? तो इसका मतलब है गलत चीजें सीखना। इसका मतलब क्या है? गलत चीजें सीखना। समाज में जब आप जाते हैं या कोई भी जब समाज में रहता है, जब वो समाज की गलत चीज़ों को समझ अडॉप्ट कर लेता है तो वही नकारात्मक समाजीकरण कहलाता है। विसमाजीकरण यानी जब हम किसी पुरानी गलत चीज़ों को भूल चुके हैं, फिर उसे दोबारा याद दिलाया जाता है, तो वही होता है विसमाजीकरण, ठीक है। पुनर्समाजीकरण भी आप इसी के इर्द गिर्द ले सकते हैं। सॉरी, विसमाजीकरण का मतलब होता है बच्चों नकारात्मक समाजीकरण को भुलाना, और पुनर्समाजीकरण का मतलब होता है नकारात्मक समाजीकरण को भुला करके पुनः समाजीकरण करना। विसमाजीकरण का मतलब क्या समझिए आप? समाजीकरण या नकारात्मक समाजीकरण को भुलाना तो विसमाजीकरण। लेकिन पुनर्समाजीकरण का मतलब होता है जो आपने पुरानी चीज़ें भूली होंगे, समाज में जो भी गलत चीज़ें आपने ग्रहण किए होंगे, और जब आप उसे भूल गए थे और समाज के द्वारा या किसी के द्वारा जब उसे याद दिलाया गया आपको, वही कहलाता है पुनर्समाजीकरण। यहाँ पे प्रत्याशी समाजीकरण का मतलब है या पूर्वभाषी समाजीकरण का मतलब है यानी पहले से ही किसी तरह का बनना, यानी पहले से ही किसी की तरह बनना, ठीक है, उसे कहते हैं पूर्वाभासी समाजीकरण। कुछ शब्दावली है इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद सांस्कृतिक
विकासवाद। देखो, इसके अनुसार प्राकृतिक स्पीज यानी प्रजाति की तरह संस्कृति का विकास भी भिन्नता एवं प्राकृतिक चयन द्वारा होता है। सांस्कृतिक विकासवाद का मतलब है कि संस्कृति का विकास भी भिन्नता एवं प्राकृतिक चयन द्वारा होता है, यानी संस्कृति का विकास होते रहता है, कह रहे हैं। ठीक। स्टेटस व्यवस्था। स्टेटस मीन्स, कहते ना हमारी स्टेटस ये है। सामंतवादी यूरोप में व्यवसाय के अनुसार, किसके अनुसार? व्यवसाय के अनुसार कुछ श्रेणियां प्रदान करने की एक व्यवस्था थी प्राचीन समाज में, जैसे कुलीनता, पुरोहित वर्ग, व्यवसायी व मध्यम वर्ग। तीन तरह की क्या थी? एक व्यवस्था थी वहाँ, जैसे कुलीनता, पुरोहित वर्ग और मध्यम वर्ग। स्टेटस व्यवस्था। उसके बाद बृहद परंपरा से आप क्या समझते हैं? यानी संस्कृति का एक बहुत बड़ा परंपरा। इसमें सांस्कृतिक विशेषताएं या परंपराएं शामिल है जो लिखित है। समाज के शिक्षित एवं सीखे हुए अभिजात वर्ग द्वारा व्यापक रूप से इसे स्वीकृत करते हैं, वही बृहद परंपरा है। लघु परंपरा यानी बृहद परंपरा से छोटी परंपरा। इसमें संस्कृति की मौखिक विशेषताएं या परंपराएं शामिल होती है, जो या तो मौखिक होती है या अलिखित होती है और ग्रामीण स्तर पर इसे स्वीकृत होती है। तो बृहद परंपरा यानी बड़े स्तर पर स्वीकृत परंपरा, लघु परंपरा छोटे स्तर पर स्वीकृत परंपरा। बृहद परंपरा लिखित परंपरा होती है और लघु परंपरा जो मौखिक होती है यानी अलिखित होती है। उप संस्कृति से आप क्या समझते हैं? देखो, एक बड़ी संस्कृति के अंदर जब एक छोटी संस्कृति जन्म ले लेती है तो उसी को कहते हैं उप संस्कृति। यानी ऐसे समूह का निर्धारण करना जो प्रतीकों, मूल्यों तथा आस्थाओं की बड़ी संस्कृति से अक्सर उधार लेता है तथा इन्हें विकृत, अतिरंजित या विपरीत कर देता है ताकि अपने आप को अलग दर्शा सके। जैसे भारत देश है, भारत देश में कई धर्म रहते हैं, कई संस्कृतियां रहती है, कई भाषाएं रहती है। जब एक राज्य में कुछ भाषाएं या कुछ परंपराएं अपने आप को अलग करने के लिए, अपने आप को अलग करने के लिए कई बार आपने देखा होगा आंदोलन या फिर कुछ ऐसी उल्टे सीधे हरकतें करते हैं जो अपने आप को अलग दर्शाने की कोशिश करते हैं, वही उप संस्कृति है। ठीक है। यानी एक बड़ी संस्कृति के अंदर लोगों का एक ऐसा समूह जो अपने आप को अलग दर्शाने का कोशिश करता है। ठीक है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम कल देखेंगे यूनिट 11 का अंतिम अध्याय सेक्शन ए का। ठीक है, अनुसंधान। फिर 11th का सेक्शन बी में जाएंगे। हाँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।